नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ हाजिर हैं हम बेहद ही खास अंक लेके। नया सवेरा का हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आज इस 1 घंटे में हम बात करने वाले हैं तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों की, साथ ही कुछ अलग खबरें भी होने वाली हैं आंचल। बिल्कुल, और हम यहाँ पर एक नए अंदाज में आपके लिए लेकर आएंगे प्रेस रिपोर्ट्स। अगर आप अखबार पढ़ने से चूक जाते हैं तो हमारी कोशिश है बहुत कम समय में तमाम खबरें आप तक पहुँचाने की, जो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू के जाएंगी। साथ ही साथ बात होगी खेल जगत और साथ ही साथ जानेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का भारत रूस व्यापार में विविधता लाने का उन्होंने किया आह्वान। मॉस्को में आज अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी करेंगे बात। आज सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन महाराष्ट्र समेत देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश के आसार। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए दीपावली और छठ पर इस साल 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा रेलवे। वापसी यात्रा पर 20% का डिस्काउंट जो है उसकी सुविधा का भी मिलेगा लाभ। और खेल की खबरों में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में जीता कांस्य। और अगर आंचल बात करें अब खबरों की, तो संसद का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये संसद का मॉनसून सत्र रहा है। अगर आज की बात करें तो राज्यसभा में काफी गहमागहमी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। तो संसद का जो मॉनसून सत्र है हंगामेदार रहा, जहां हमने दोनों ही जो सदन थे उसमें विपक्ष का गतिरोध देखा। और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों की बात की जाए तो उसके साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की बात की जाए तो आज लोकहित और जनहित के मुद्दे आज भी उठाए जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 21 जुलाई से आंचल ये शुरू हुआ था। 21 अगस्त तक का ये संसद का मॉनसून सत्र चला है। देखना होगा कि आज कितने काम विधायी कामकाज आज पूरे होते हैं। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में जो 3 अहम बिल पेश किए उसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर निजी हमला भी बोल दिया। इस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी बात को रखा है। भावना, बिल्कुल, और आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि केस पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस श्री लालू यादव
को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका श्री राहुल गांधी ने विरोध किया था। आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। पहले से स्पष्ट था कि ये बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन एकत्रित होकर इसका बद्धे व्यवहार से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह का करारा जवाब यहां देखने को मिला है। आंचल, और अगर आज की बात करें तो आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आया है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ ये बिल है आंचल, और जिसको पारित भी कर दिया गया है लोकसभा में। बिल्कुल, इसे टेबल किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। और खास तौर पर ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है, अगर इसे आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो उस पर रेगुलेशन लगाने के लिहाज से ये विधेयक बहुत जरूरी है। और ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के जो प्रतिकूल प्रभाव है उनसे बचाना है, और खास तौर पर एक ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा कल्ट तैयार करना जिसमें अनेक अवसर हो नौकरियों के युवाओं के लिए। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार चिंतित है, इसी वजह से इस बिल को लाया जा रहा है। और ऑनलाइन गेमिंग के जो सट्टेबाजी से जुड़े और जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लाया गया। आइए आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बेसिकली इस बिल का उद्देश्य है क्या। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को भी इससे बढ़ावा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आंचल और क्या क्या है इसमें? क्योंकि हम डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कैसे उपयोग करें, यानी वो डिजिटल वातावरण स्वच्छ कैसे रहे। खास तौर पर आपकी हार्ड अर्न मनी यानी मेहनत की गाड़ी कमाई इन्वॉल्व है, तो पैसे से जुड़े अगर हम देखें तमाम जो अहम ये गेमिंग के ऑनलाइन प्रावधान हैं उसके लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था। तो इसलिए एक न्यायिक प्राधिकरण की भी बात की जा रही है जो इस बिल में इसमें मेंशन किया गया। साथ ही साथ कैसे हम एक अलग इंडस्ट्री के तौर पर ऑनलाइन गेमिंग को हम रेगुलेट करेंगे और एक अलग कल्ट तैयार करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वैश्विक हम बाजारों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है, जिसमें अगर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वीसी यानी वेंचर कैपिटल फंड्स मिल जाएं तो अपने आप में अलग ही कल्ट की तैयारी और एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था जिस पर अभी तक नजर नहीं जा रही थी, तो भारत सरकार इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये विधेयक ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध भी लगाता है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल पारित हो गया है और हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद है। सर, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे किस प्रकार का लाभ जो है सर वो ऑनलाइन गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने वाले यूजर्स को मिलने वाला है? सर, अगर हम देखें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। इस बिल में जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस बिल में पहला सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग सेकंड सेगमेंट, इन दोनों के प्रमोशन का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इस तरह से एक नया सेगमेंट बन के उभरा है जिसमें लोग टीम में खेलते हैं, लोग उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। एक तरीके से ओलंपिक्स में भी उसकी पहचान बन रही है, एशियाड गेम्स में उसकी पहचान बन रही है। तो वो एक तरीके से एक नया उभरता हुआ स्पोर्ट है। उसको लीगल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसमें लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा और उसके ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे सुडोकू हो, चाहे चेस हो, चाहे और भी बहुत सारे गेम्स हैं,
इन गेम्स के माध्यम से जिनसे कई सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, इससे एजुकेशन में मदद मिलती है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, तो इन सब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी और उसकी आड़ में कई सेलिब्रिटी जो है एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, तो क्या ऐसी गतिविधियों को भी सर रोकथाम मिलेगी और क्या सर इसमें कोई कड़ी सजा भी दी जाएगी ऐसे लोगों को? जी, इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन मनी गेमिंग के एडवर्टीजमेंट्स पर भी प्रतिबंध है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के, उस पर भी प्रतिबंध है और इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। सर, दूरदर्शन के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का साफ कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को नियामक के तौर के अंतर्गत लाया जाएगा और अच्छे गेम्स या कह सकते हैं कि जिनसे समाज को कुछ फायदा होता है तो उस पर जो है जोर होगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा। कैमरा पर्सन सुमित हिमानी के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आंचल, अगर देखा जाए 21 जुलाई से शुरू हुआ, 21 अगस्त तक आज खत्म हो रहा है, उत्पादकता के लिहाज से कई बार दोनों ही सदन की कार्यवाही बाधित होती रही विपक्ष के हंगामे के को देखते हुए। अब आज जब होने वाला है, आज शुक्रवार का दिन है, आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का भी दिन है और इस समय हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, अगर उत्पादकता के लिहाज से देखा जाए तो कितना प्रोडक्टिव रहा है ये संसद का मॉनसून सत्र? अगर दोनों सदनों की कार्यवाही, फिर चाहे वो प्रश्नकाल हो, 0 आवर हो, विधेयक के लिहाज से हो, कितना उत्पादकता के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है ये संसद का मॉनसून सत्र? देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ हुआ था और 21 अगस्त यानी कि आज तक संसद का मॉनसून सत्र है। इस पूरे एक महीने के दौरान इस 21 बैठकें तय की गई थी और आज 21वीं बैठक है। लेकिन अगर आप प्रारंभ से देखें 21 तारीख से लेके और अभी तक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो है लगातार सदन की तरफ से ये कहा जा रहा था, ट्रेजरी बेंच की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्ष कोऑपरेट करे और जनता के मुद्दों के साथ संवाद करे, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा होता रहा और आधे से ज्यादा जब संसद का मॉनसून सत्र निकल गया तो सरकार ने तय किया कि जरूरी जो है कामकाज उसको निपटाया जाएगा, चाहे चर्चा हो या नहीं हो, लेकिन सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर संवाद करेगी और जो विधेयक है उनको जरूर पास करने का प्रयास करेगी। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा ने अभी तक, मतलब आज तक जो है 12 अहम बिल पारित कर दिए हैं और ये अहम बिल कई इंपॉर्टेंट बिल है। जिसमें एक बात करें, गोवा में एसटी कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने से जुड़ा बिल है, इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी और डोपिंग से जुड़े हुए अहम बिल है। तो 12 बिल लोकसभा ने पारित किए हैं और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा ने अभी तक 14 अहम बिल पारित कर दिए हैं। इसमें से सिर्फ एक बिल की बात करें जिसमें चर्चा देखी गई और बाकी अधिकतर बिलों में या तो आंशिक चर्चा देखी गई या शोर शराबे के बीच में इन बिलों को पारित कर दिया गया। भावना, एक आपने अहम सवाल यह किया कि उत्पादकता कितनी रही। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता जो होती है वहां के प्रश्नकाल से होती है, क्योंकि जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में पहुंचता है तो कई आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ पहुंचता है और प्रश्नकाल इसके लिए नियत किया गया है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वो सवाल खड़े करे और सरकार उनका जवाब देती है। और बिल्कुल आपको जानकर हैरानी होगी मजबूत विपक्ष कि का इस बार उदाहरण कहीं ना कहीं विपक्ष पेश नहीं कर पाया और गतिरोध लगातार बरकरार रहा। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी है कि जिन हम बिलों की चर्चा कर रहे हैं जो लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े हैं, इसमें आज गृह मंत्री 130वां संशोधन बिल पेश करने वाले हैं, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। और जिस तरह ऑनलाइन गेमिंग को भी कल बहुत शोर शराबे के बीच टेबल किया गया, लेकिन कैसे ये गेमिंग इंडस्ट्री को और पारदर्शी, सुरक्षित और संरक्षित बनाएगा आने वाले समय में। देखिए अचल, मैं वही बात बता रहा था कि जिस तरह से जो संसद से उम्मीद होती है, इस बार विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये और एसआईआर के मुद्दे पर हो हल्ला से पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उन्हें जनता से मतलब है, उन्हें जनता के मुद्दों से मतलब है, लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप क्यों उठा रहे हैं इस बार को कई बार ट्रेजरी बेंच ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की ओर से भी कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है जिद में और ये रवैये की वजह से वॉश आउट करता रहा।
जो एक अहम बिल जिसकी आपने चर्चा की, कल जो पारित किया गया इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव में ऑनलाइन गेमिंग वाला, वो इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर आप पिछले 3 या 4 सत्रों को देखें तो लगातार कोई ऐसा सत्र नहीं था आंचल जिसमें माननीय सांसदों ने या तो प्रश्नकाल में या 0R में या नियम 366 में इन मुद्दों को नहीं उठाया। बहुत सारे सांसदों से कल मेरी बात हुई, इसके बाद मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई जो शिवसेना से आते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से बीजेपी के सांसद हैं, और भी कई सांसदों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है और जिस तरह से युवाओं के साथ जो युवा जो भटक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेशन के तहत लाना था। और जब आप मंत्री जी को सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बिल को जो हमने ड्राफ्ट किया था वो प्रमोशन और रेगुलेशन, यानी कि एक तरफ तो हम ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोशन करेंगे सही तरीके से जो सही मार्ग के साथ चलें, और उसमें कहीं ना कहीं बाध्यताएं होंगी। तो कल का दिन अहम माना जा सकता है लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग के पारित होने के लिए। और लोकसभा से कल जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो 3 विधेयक थे वो भी एक अहम था और उसको भी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने पारित कराया और उसको जेपीसी के लिए भेज दिया। जी हाँ, चलिए, हमें कहा जा रहा है कि समय कम है, लेकिन आगे भी क्योंकि आज तो संसद का ये मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, तो किस तरह से देखेंगे कार्रवाई होगी उस पर आगे आपसे भी बुलेटिन में चर्चा करेंगे। फिलहाल आंचल, आज की जो कार्रवाई है उसमें देखिए, आज चूंकि गुरुवार है, आज प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होता, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन चूंकि संसद का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के जो अंतिम दिन होता है उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल को लिया जाता है। लिहाजा आज गुरुवार को दोनों हाउस ने प्राइवेट मेंबर बिजनेस को लिया है लोकसभा में 3:30 से, और आज क्योंकि गुरुवार है तो क्योंकि आखिरी दिन है संसद, इसलिए लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, बहुत ही रोचक तरीके से। और खासतौर पर इस बार का जो ये संसद का सत्र है इसमें कई नए सांसद भी थे और उनके लिए भी जो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हम किस तरह की नज़ीर पेश करते, क्योंकि उनके लिए चर्चा में भाग लेना, क्योंकि आपका मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद के साथ अगर आप आते हैं तो विचार विमर्श आप नहीं कर पाएंगे, संसद इसीलिए होती है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। संसद ने IIM संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया। इससे पहले विधेयक का पेश करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि IIM ने न केवल भारत में प्रतिष्ठा बढ़ाई है, बनाई है, बल्कि दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी है। और वक्त छोड़ से ब्रेक का है, लेकिन अगर हम खबरों की रोचकता की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा ब्रेक के उस पार आकर। वक्त छोड़ से ब्रेक का। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client.
मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की, जिसके लिए अगर बात करें आंचल कल की, तो कल एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भर दिया। अब आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है, तो विपक्ष की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो हैं सुदर्शन रेड्डी, वो अपना आज नामांकन भरने वाले हैं। और क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर को होने वाला है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। बिल्कुल, हमने कल देखा था एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से। इनके प्रस्तावक कल खुद प्रधानमंत्री थे। नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 25 अगस्त तय की गई। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। तो दक्षिण बनाम दक्षिण यहाँ प्रतिष्ठा का सवाल। हालांकि जो अंक गणित है, वो जो बहुमत का आंकड़ा है, वो एनडीए के पक्ष में, एनडीए का पलड़ा लगातार भारी है। और हमने कल देखा कि एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ जब प्रधानमंत्री खुद, जो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं, उसमें से 4 सेट्स पेश करने थे, उसके पहले सेट के प्रस्तावक प्रधानमंत्री खुद थे। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारत रूस संबंधों की, क्योंकि इस समय हमारे विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर हैं। मॉस्को में आज जो भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होने वाली है और डॉक्टर एस जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा होनी है। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की जो निरंतरता है उसका प्रतीक है। और इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी कि IRIGC-TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की है। तो भारत रूस संबंधों के बारे में बात की जाए तो आज की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. और इसी बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़े। अखिलेश, साफ तौर पर जिस तरह से विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस को जो अपनी व्यापारिक क्षमताएं हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये पूरा परिप्रेक्ष्य में जो बयान उनका सामने आया, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये उस लिहाज से बेहद जरूरी माना जा रहा है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात फ्लैग की है, उन्होंने यह कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार तो काफी बड़ा है, लेकिन व्यापार जो है वो ट्रेड इम्बैलेंस है, मतलब व्यापार में असंतुलन है। ज्यादा एक्सपोर्ट रूस की तरफ से होता है, भारत की तरफ से एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि इस असंतुलन को दूर करना होगा। देखिए, रूस से हमें बहुत सारे हथियार हम खरीदते हैं, रूस से इधर के दिनों में हम तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रूस हमारे यहाँ से सामान उतना नहीं खरीद पा रहा है। तो इस नॉन टैरिफ बैरियर अगर कुछ लग रहा है, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि भारत और रूस, खास करके भारत से वहाँ जो निर्यात होता है उस निर्यात में कोई बाधा हो रही है, तो इन बातों को उन्होंने उठाया है। और यह है जो वार्ता है, बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है इस रूप में कि आज जब देखिए अमेरिका बहुत सारे ट्रेड बैरियर लगा रहा है, खास करके टैरिफ के रूप में। तो टैरिफ के रूप में जब ट्रेड बैरियर बहुत लगाएगा तो हमारा निर्यात अमेरिका में कम होगा, तो उस कम निर्यात को हमें कहीं ना कहीं से पूरा करना होगा। तो इसके लिए भी हम रूस से बोल रहे हैं कि इस तरह के असंतुलन को दूर करना होगा, ताकि भारत और रूस के बीच में संबंध जो है केवल हथियार और तेल पर न निर्भर होकर एक बहुआयामी संबंध में तब्दील हो।
जिस तरह का रणनीतिक विश्वास एक दूसरे पे है, उसी तरह का रणनीतिक विश्वास जो है व्यापार के क्षेत्र में भी उभरना चाहिए। और इसीलिए जयशंकर ने जो IRGC की बैठक के बाद उन्होंने एक बिजनेस काउंसिल की बैठक को संबोधित किया, और उस बिजनेस काउंसिल की बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए भारत और रूस सरकार के तौर पे प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है बिजनेस को, लेकिन बिजनेसमैन को भी अपना इनिशिएटिव एक लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि जो सरकार जिस तरह के प्रोत्साहन दे रही है उसका फायदा भारत के बिजनेसमैन और रूस के बिजनेसमैन उठाए। बिजनेस फोरम की बैठक में उन्होंने एक बात यह भी कही कि देखिए भारत में बहुत ही स्किल्ड वर्कफोर्स है और भारत दुनिया को अपना एक कार्यस्थल मान रहा है। ऐसे में रूस में जो काम करने की स्थितियां बन सकती है, भारत के जो स्किल्ड लोग हैं जाकर वहां रूस में काम कर सकते हैं, तो उस काम करने के अवसरों को भी रूस को खोलना चाहिए। और इन सारी चीजों का कंटेक्स्ट ये है, देखिए भावना की अभी भारत और रूस के बीच में शिखर वार्ता होनी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने है, उसके लिए भी समय तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए इच्छुक है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी बातों को रूस में जाकर उन्होंने उठाया है, ताकि जब शिखर वार्ता हो तो इन सारे मुद्दों को एड्रेस किया जा सके। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है। और आज वो रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मिलेंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। जी, इसके साथ साथ कच्चे तेल के साथ नए सेक्टर्स के रास्ते भी खोजने की बात हो रही है दोनों देशों के बीच। इसके साथ अगर आज की बात करें अखिलेश, तो क्या कहा जाए कि रूस यूक्रेन के जो युद्ध पर विराम लगाने के लिए अमेरिका से मध्यस्थता चल रही है और भारत हमेशा शांति की पुरजोर मुखरता से अपनी आवाज उठाता है, तो ऐसे में क्या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्या रूस के विदेश मंत्री से बातचीत कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और उन्होंने एक अपना असेसमेंट बताया था जो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात की थी। तो निश्चित तौर पे जब आमने सामने खुद है, विदेश मंत्री खुद है, तो विदेश मंत्री लावरोव के साथ उनकी बात होगी और इस पे मुझे इस बात की संभावना है कि काफी तफसील से दोनों देशों के बीच में, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में इस बात पे चर्चा होगी कि किस तरीके से एक जो सिक्योरिटी गारंटी की बात चल रही है, उस सिक्योरिटी गारंटी को किस तरीके से लागू किया जा सकता है, उसमें क्या क्या अड़चने हो सकती है, क्या भारत उस सिक्योरिटी गारंटी में कोई सुझाव दे सकता है। क्योंकि देखिए दो तरह के मामले हैं, एक तो है कि कुछ देश मिलकर सिक्योरिटी गारंटी दे, और दूसरा भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि जो भी इस तरह के मामले हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र का इन्वॉल्वमेंट हो, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का इन्वॉल्वमेंट हो, और शांति सेना का भारत एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। तो इस संदर्भ में भी बातें हो सकती है, क्योंकि देखिए एक अस्थायी शांति बहुत जरूरी है रूस और यूक्रेन के बीच में, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच में अगर फिर बहुत ज्यादा पॉलिटिकिंग हुई तो फिर एक बार पूरा वो इलाका सप्लाई चेन के डिसरप्शन में अभी भी है और ज्यादा डिसरप्ट हो सकता है। तो इस मामले में काफी गंभीरता से मुझे लगता है कि लावरोव और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच में बात होने की संभावना है। बहुत अहम बात आपने कही यहाँ पर अखिलेश, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन को जो डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ा, ऐसे में अगर दोनों देश मुखरता के साथ उन तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स में आगे आते हैं तो अपने आप में ये दोनों देशों के एक अलग ही रिलेशनशिप को नए स्तर पर ले जाने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की रूस और भारत को लेकर। वहीं अगर अगली खबर की बात करें तो भारत ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन व्यापार पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने सीमा मुद्दे पर नेपाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कहा कि इस संबंध में भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण ये व्यापार बाधित हुआ था और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख यह है कि ऐसे दावों ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। और वहीं क्षेत्रीय दावों का कोई भी एक तरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए भी तैयार है। तो भारत ने नेपाल की आपत्तियों को सिरे से खारिज किया।
आइए आगे बढ़े। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि भारत सरकार को भारत में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा बांग्लादेश विरोधी किसी भी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। सरकार भारतीय धरती से अन्य देशों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देती और इस प्रकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रेस वक्तव्य अनुचित है। भारत अपनी अपेक्षा दोहराता है कि जनता की इच्छा और जनादेश जानने के लिए बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव करवाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय में गंगा पर निर्मित 6 लेन ब्रिज का अनावरण करने वाले हैं। पुराना राजेंद्र सेतु के जर्जर हो जाने और बड़े वाहनों के परिचालन बंद किए जाने के बाद इस ब्रिज की जरूरत महसूस की जा रही थी। आंचल, बिल्कुल 2017 में इस ब्रिज का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था और अब इसके अनावरण के साथ ही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरियां कम हो जाएंगी। साथ ही पूर्वोत्तर जाने वाले लोग जो हैं उन्हें एक सुहाने सफर का भी आनंद मिलेगा। क्या खासियत है इस ब्रिज की और सिमरिया बेगूसराय से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज। आइए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय एक बार फिर शुक्रवार को इतिहास रचने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा ब्रिज का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुराना ब्रिज हमारी दाहिनी तरफ है, जिसे हमारे कैमरामैन राधेकृष्ण आपको दिखाएंगे कि यह ब्रिज 1959 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जर्जर होने की वजह से तकरीबन 10 वर्षों से इस ब्रिज पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जुड़ने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा करनी होती थी और इसकी वजह से बेगूसराय से पटना लोग 5 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सड़क ब्रिज के शुरू हो जाने से पटना की दूरी बिल्कुल सिमट गई है और मात्र 2 घंटे में हम पटना तक की दूरी पूरी कर रहे हैं। इस ब्रिज के निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि पूर्वोत्तर से भी बिहार जो है वो कनेक्ट हो पाएगा। देश का जो पूर्वी भाग है वो सीधे तौर पर इससे जुड़ेगा, यानी सिल्लीगुड़ी और कूच बिहार होते हुए असम तक की यात्रा लोग कर सकेंगे और इधर पटना से खगड़िया तक 4 लेन का निर्माण हो चुका है। इस ब्रिज का जो शिलान्यास कार्य था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसी मोकामा में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, यानी तय समय सीमा के बीच इस गंगा ब्रिज का निर्माण पूरा करा लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर बिहार की चिर प्रतीक्षित जो मांग है, एशिया का जो सबसे चौड़ा जो सड़क पुल है 6 लेन, वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और रामधारी सिंह को राष्ट्रकवि की उपाधि है और उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बिना पंक्तियां अगर हम उन्हें डेडिकेट ना करें तो यह खबर पूरी ना होगी। उन्होंने कहा था, हित वचन ना तूने माना और मैत्री के मूल्य को नहीं पहचाना, तो ले अब मैं आता हूं, अपना संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन मरण इसी युद्ध स्थल पर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार जाएंगे और रामधारी सिंह दिनकर को कहीं ना कहीं इस ब्रिज के जरिए भी याद किया जाएगा और साथ ही साथ बिहार को बड़ी सौगात यहां से मिलने वाली है। बिल्कुल, बढ़ते आगे। CSDS के सह निदेशक संजय कुमार पर महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोप में नासिक में उन पर FIR दर्ज की गई। संजय कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 126 देवलाली विधानसभा क्षेत्र और 59 रामटेक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट की थी। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कराई है। नासिक जिला चुनाव कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जानकारी की पुष्टि केवल ECI की वेबसाइट से ही करें। हालांकि संजय कुमार ने बाद में अपनी पोस्ट हटाकर माफी जरूर मांगी, लेकिन FIR दर्ज हो जाने से उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं।
और अब बात करते हैं दिवाली और छठ पूजा के लिए। बिल्कुल, और ये त्योहारों का मौसम अब शुरू हो चुका है और जब भी ये त्योहार आने वाले होते हैं भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि जो यात्री हैं वो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें कोई मुश्किल ना आए। बिल्कुल, अपने घर जाने की जो खुशी है उस खुशी को चार चांद लगाने के लिए दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे करीबन 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला कर रहा है इस बार। बिल्कुल, साथ ही 13 से 26 अक्टूबर के बीच की ये यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी की यात्रा के लिए किराए में 20% की छूट देने का भी ऐलान सरकार ने कर दिया है। एक वंदे भारत ट्रेन के साथ अमृत भारत ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। रेलवे ने पूरी तरह से कोशिश की कि इससे जो छठ यात्री हैं, जो बिहार जाना चाहते हैं, अपने घर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें राहत मिले और वो आसानी से अपने घरों में अपनों के बीच त्योहार मना पाए। तो दिवाली और छठ पर यह विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। और आंचल आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं कि मॉनसून किन किन राज्यों को प्रभावित कर रहा है। शुरुआत करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र से, जहां आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। और महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के कहर की वजह से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। वहीं कोंकण इलाके की बात करें तो यहाँ तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में अब जुट गई हैं। वहीं अगले 24 घंटे की बात की जाए तो गुजरात के दादर और नगर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत और वलसाड़ जिलों, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि, द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ या फिर जल भराव की आशंका भी जताई गई है। चलिए, तो ये तो हम बात कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन देश के जो अधिकतर हिस्से हैं वहाँ भारी बारिश हो रही है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि दिल्ली वालों पर इंद्र देवता उतने मेहरबान नहीं है जितने कि अधिकतर अन्य राज्यों में है। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून की जो द्रोणिका है वो सक्रिय है और आज इसकी वजह से इसके उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने की संभावना है। चलिए, आज दिल्ली के लिए खुशखबरी हो सकती है आंचल, क्योंकि आसमान में बादल छाए रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी बढ़ सकती हैं। वहीं बात अगर 23 अगस्त की करें तो हल्की बारिश होने के यहाँ अनुमान है। चलिए, दिल्ली से ले चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों में कल से 26 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ अगर बिहार का रुख करें तो अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति का अनुमान जताते हुए नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। झारखंड में भी 22 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने का अलर्ट जारी किया। अब 23 से 25 अगस्त के बीच भूस्खलन और बाढ़ के खतरे की भी आशंका जताई गई है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 23 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। चलिए, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद अगर आपके पास अभी ऑफिस जाने का समय हो रहा है, अखबार पढ़ने का समय नहीं है, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रेस रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अखबारों में आज कौन से विभिन्न क्षेत्रों की वो मुख्य खबरें हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल, वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा।
बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन MDH बेसन। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जैसे भावना कह रही थी कि अब प्रेस रिपोर्ट को एक अलग अंदाज में हम आपके सामने लेकर आते हैं, तो आइए सीधे रुक करते हैं कि जो समाचार पत्र में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरें हैं संक्षिप्त में प्रेस रिपोर्ट के जरिए। पहली खबर भावना। अगर पहली खबर की बात करें, ये राष्ट्रीय जागरण में प्रकाशित की गई है आंचल, और ये खबर बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तैयारी कर रही है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में 8000 सीटों को बढ़ाया जाए। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में स्नातक स्तर पर 1,18,098 सीटें हैं, जिसमें अगर सरकारी सीटें हैं 59,782 और निजी संस्थान जो जिन मेडिकल छात्रों को लेते हैं वो 58,316। हर साल की बात की जाए आंचल तो 20.7 लाख नए डॉक्टरों की जरूरत होती है और 2030 तक इन डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसे में अब सरकार तैयारी कर रही है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में 8000 सीटों को जोड़ा जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 8000 सीटें जब जुड़ेंगी इसमें भावना, तो खास तौर पर ये एक संतुलन बनाने की तैयारी है कि अगर आप मरीजों की संख्या देखें तो उसमें पर बेड डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए। अगली खबर नवभारत टाइम्स में, और ये ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कि आखिरकार जिस बिल को कल टेबल किया गया, पारित किया गया, उसका मकसद ऑनलाइन जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको मजबूत करना है। उसको मजबूत क्यों करना है? ताकि ऑनलाइन जो सट्टेबाजी है उसको रोक लगाई जा सके। अगर इन गेम्स को लेकर भ्रामक विज्ञापन जो है वो जारी किए जाते हैं तो अब सजा का भी कड़ा प्रावधान है। और एक ऐसे कल्ट की तैयारी करना ऑनलाइन गेमिंग के बाजार में जो इस पूरे सेक्टर को एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगा। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री खुद कई जो क्रिएटर्स थे उनसे मुलाकात की, उसमें कई ऑनलाइन गेमर्स भी थे जिन्होंने अलग अलग इस तरह की गेम्स को डेवलप करके तकनीक के लिहाज से उन्हें उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बनाया और पैसे कमाने के साथ साथ युवाओं के लिए कैसे ये पूरी इंडस्ट्री एक रोजगार के विकल्प के तौर पर हम खड़ी कर सकते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल जॉब सेक्टर के तौर पर सनराइजिंग इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले समय में। और ये फायदा मिलेगा जो ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगाम लगाने की तैयारी है इस विधेयक को पास कराने के बाद, जिसमें हमने देखा कि एक न्यायिक प्राधिकरण की जो स्थापना है उसकी व्यवस्था भी इस बिल में दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर आ रही है हरिभूमि अखबार से, और हरिभूमि अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है जिसमें भारत ग्रीन फ्यूचर की ओर कैसे बढ़ रहा है इसको प्रकाशित किया गया। और कई जो लक्ष्य भारत ने रखे थे वो कई लक्ष्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। और अगर इन लक्ष्यों की बात करें तो भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व के 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं इसके साथ ही देश पवन ऊर्जा में विश्व का 4था बड़ा स्थान पर पहुंच चुका है। तो अगर देखें ग्रीन फ्यूल के लिहाज से, ग्रीन हाइड्रोजन के लिहाज से, इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिहाज से, ऐसे में भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे ग्रीन फ्यूचर की ओर बढ़ा से आ सके। और ग्रीन फ्यूचर ही भारत का भविष्य है, इस देश का ही नहीं दुनिया का भी भविष्य। और 5 वर्ष पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। उसमें भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 484.82 गीगावाट में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अब 50.7% पर पहुंच चुका है। और देश की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर भावना ने कल भी दिखाई थी कि कैसे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी अब सोलर यानी कि सूर्य की रोशनी से चलेंगे। और जब हम चलने की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर किसी को आप दिल से मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं तो आप उसकी मदद कीजिए। और ऐसे ही मदद के कई हाथ सामने आए। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चिशौती में जो
आपदा आई, खास तौर पर अगर हम इसे कहें कि वो से नेचुरल डिजास्टर रहा जहां बादल फटा, वहां पर चिशौती बाइकर्स उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। वहां पर जो स्वयं सेवी संगठन है उसे भूप सिंह चलाते हैं और उनमें जुड़े हुए जो युवा हैं उन्होंने कैसे वहां पर जो फंसे हुए लोग थे आत्मविश्वास के साथ और आत्मसमर्पण की एक मिसाल कायम करते हुए उनकी मदद की, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की। और ये चिशौती बाइकर्स के नाम से जाने जाते हैं। आप समझिए कि अगर आप एक की मदद करते हैं और आगे 3 हाथ आपके साथ जुड़ते हैं तो इसमें आपका जो मनोबल है वो तो बढ़ता ही है, और जिस मानवीयता के साथ भारतीय जाने जाते हैं ये उसकी सबसे बड़ी नज़ीर पेश की थी। क्योंकि अगर इसी ऐसी आपदा में एक और एक मिलकर हो जाते हैं 11। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा। और अगली खबर जिसका हम रुख कर रहे हैं ना आंचल, वो एक चिंता का विषय, क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी ये खबर है। चंद्रमा यानी कि चांद, जिसकी सतह को हम ठंडा और शांत मानते हैं, लेकिन अब ये सतह ठंडे और शांत नहीं रही, क्योंकि ये भी प्राकृतिक आपदाओं को झेल रही है। और ये नया शोध आया है। आपको बता दें 53 साल बाद अपोलो मिशन ने चंद्रमा के नए राज खोले, जहाँ बताया जा रहा है कि धरती की ही तरह चंद्रमा में भी भूस्खलन या फिर बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 1972 में सबसे पहले अपोलो के जरिए ये मिशन किया गया था, जिसमें अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्रमा से लाए गए थे चट्टान के कुछ नमूने। अब 53 साल बाद ये नमूने फिर से लाए गए हैं और ये शोध बता रहा है कि चंद्रमा की सतह अब उतनी स्थिर और शांत नहीं रही है। यहाँ गतिशील भूवैज्ञानिक घटनाएं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिसमें भूस्खलन, भूकंपीय गतिविधियां भी शामिल हैं। और इसकी तहत भविष्य में इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजा जाना जरूरी है और उस मिशन के लिए ये जानकारी जरूर काम आएगी। तो अगर आज के खबरों की बात करें, अखबारों की बात करें, तो ये कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है। रेड अलर्ट है कि चांद तक भी अगर हम जो माँ प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का काम करते हैं तो एक नागरिक के तौर पर हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के लिहाज से छोटी योगदान देकर आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आगे बढ़ने की बात है तो तकनीक के क्षेत्र में क्या कुछ खास है, देखते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक के जरिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों की दवा अब देश में ही बन रही है। ऐसी 13 दुर्लभ बीमारियों में से 7 बीमारियों की स्वदेशी दवा अब उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पहले ये दवाइयां विदेशों से मंगाई जाती थी, जिसकी कीमत 3 करोड़ तक की थी, लेकिन देश में बनी इन दवाओं की कीमत अब 3 लाख तक हो गई है। सेवन डिजीज़ के लिए हमारे पास भारत में बने हुए निर्मित मॉलिक्यूल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं। अब चैलेंज है कि ये आगे तक पहुँचे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू पहुँचे और रास्तों से हर बच्चा अब इससे वंचित नहीं होना चाहिए। फिर वो बीमारियां आती हैं जिनमें कि इलाज करने के लिए, जैसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, गॉशर डिजीज़ है, उनमें एंजाइम थेरेपीज होती हैं, ये डिफ़िकल्ट है। सेल थेरेपीज, जेनेटिक थेरेपीज़ हैं, उनके ऊपर भी अब देश में ताकत बढ़ रही है। और हमने देखा है कि लिम्फोमा में एक आर-टी सेल थेरेपी आई, हीमोफीलिया में एक थेरेपी आ गई है इस तरह की। तो अब ये रास्ता खुल रहा है कि इन डिफ़िकल्ट बीमारियों में भी परमानेंट क्योर के लिए देश में वो इकोसिस्टम बन सकता है और बनाया जाएगा। और वहीं डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सिकल सेल बीमारी के लिए भी CSIR की जो टीम है वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर CAR-T सेल थेरेपी बना रही है, ताकि सिकल सेल बीमारी का पूरी तरह से स्वदेशी इलाज मिल पाए। आइए आपको सुनवाते हैं। सिकल सेल डिजीज़ के लिए हमारी CSIR की लैब की टीम इंडस्ट्री के साथ मिलके, क्लिनिशियन के साथ मिलके एक CAR-T सेल थेरेपी बना रही है कि सिकल सेल डिजीज़ का इलाज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हीमोफीलिया की बन गई, जैसे मैंने कहा। तो अब मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही ये जो डिफ़िकल्ट बीमारियां हैं, जिनमें कि अभी तक जो बहुत मुश्किल से सामने आती हैं और वो करोड़ों की दवाइयां होती हैं, उनके ऊपर भी काम होगा। तो आंचल, कहीं ना कहीं देखा जाए कि कैसे विज्ञान और तकनीक एक साथ मिलकर काम कर रही है और जो दुर्लभ बीमारियां इस समय हैं उनको हराने के लिए कैसे देश स्वदेशी दवाएं बना रहा है।
जिससे कि सिकल सेल थेरेपी के बारे में हमने देखा कि कैसे नए तकनीक के जरिए, नए दवाओं के जरिए अब देश ये कोशिश कर रहा है कि कैसे सिकल सेल को हराना है। सिकल सेल को हराएंगे और हम स्वदेशी जो दवाइयाँ और रिसर्च है उसे घर लेकर आएंगे। और आइए अब हमने घरेलू फ्रंट पे बहुत सी खबरें आपको दिखाई, लेकिन दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है आइए वो आपको बताते हैं, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। इजराइल की सेना ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए अभियान के पहले चरण की घोषणा कर दी है। इजरायली सेना ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लिजा कुक से इस्तीफा देने के लिए कहा। ट्रंप पहले भी फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की आलोचना करते आए हैं। वो चाहते हैं कि बेंचमार्क दरों में तेजी से कटौती की जाए। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने चेतावनी दी है कि तूफान एरन से निचले इलाकों में स्थित बैरियर द्वीपों की सड़कें दुर्गम हो सकती हैं और 20 फीट ऊंची लहरें तट से टकरा सकती हैं। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। और खबरें अब कारोबार जगत से, बिजनेस ब्रीफ में अंदाज फटाफट। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार पिछले 5 वित्त वर्ष में भारत ने 60% से अधिक विंड असेट्स औसतन पर P90 स्तर से पीछे रहे, जिसका मुख्य कारण अपेक्षा से कम विंड स्पीड है, जो जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय मौसम पैटर्न का परिणाम है। वहीं भारत के जो 8 प्रमुख उद्योग हैं वो जुलाई 2024 के मुकाबले जुलाई 2025 में 2% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। 2025 में इस्पात, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एक पॉजिटिव टेरिटरी में उन्हें देखा गया। भारत ने 2024-25 के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में 80% की वृद्धि दर्ज की है और ये $492.9 मिलियन का हो गया। खबरें अब स्पोर्ट्स ट्रैक से। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। और वहीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। आगामी हॉकी एशिया कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की टीम के अब कप्तान होने वाले हैं। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। बात दक्षिण अफ्रीका की, जहां के लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज जो आईसीसी वनडे रैंकिंग्स दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने। तो आंचल, कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ली है, सेहत की बात कैसे छूट जाए। बिल्कुल, और खेलों के बाद सेहत का आना लाजमी है। देखते हैं कि सेहत मंत्र में क्या कुछ खास है आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं, हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड्स तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से एक्सहेल। दोनों एक्सहेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा। तो नियमित योगा अभ्यास करते रहें और सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में कहीं ना कहीं लेते रहें। नया सवेरा में वक्त हो चला है जानने का कि आपके शहर के मौसम का हाल क्या है। जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वक्त तो चला है आपसे विदा लेने से पहले, जैसे कि हमारी रवायत है कि आपको हम छोड़ जा रहे हैं कुछ मनोरम दृश्यों के साथ, वो भी कला की दुनिया से जुड़ी ये खास झलक है। क्यों भावना? बिल्कुल, कला की दुनिया से एक खास झलकी आपके सामने आ रही है जो गुरु समर्पण के साथ आपको दिखाई देंगी, जो भरतनाट्यम के क्षेत्र में गुरुओं के महत्व को दर्शाती हैं। आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, आंचल और हमारी पूरी टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।